प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि, जिस पे आपको 3 या 4 सवाल हमेशा मिलेंगे। आइए हम पढ़ते हैं बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। बुद्धि है क्या? सबसे पहले हम ये देखें कि बुद्धि है क्या। तो बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो हमें तथ्यों को समझने में, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में, आपसी संबंध खोजने में और इंट्यूशन या अपनी भावना को प्रकट करने की एक शक्ति है। बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों से समझने और उनके साथ अनुकूलन होने में भी सहायता करता है। बुद्धि सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह समझा जा सकता है। बुद्धि की परिभाषा को हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य योग्यता या 2 या 3 योग्यताओं के साथ में, और समस्त विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर। पहली परिभाषाएं हम देखते हैं बुद्धि सामान्य योग्यताओं के रूप में। कुछ मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को व्यक्ति की एक सामान्य योग्यता माना जो उसकी हर क्रिया में पाई जाती है। इसके लिए टर्मन ने सबसे पहले परिभाषा दी। उन्होंने बताया, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। अतः टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। एम्बिगॉस ने बताया, बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। गाल्टन ने कहा, बुद्धि विभेद करने, चयन करने की शक्ति है। स्टर्न ने कहा, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की शक्ति ही बुद्धि है। ये परिभाषाएं थी सामान्य योग्यताओं के आधार पर। दूसरे प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो है 2 या 3 योग्यताओं के आधार पर, यानी कि बुद्धि को उन्होंने 2 या 3 योग्यताओं का योग माना। इसके लिए स्टैनफोर्ड बी ने सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है, मुख्य नाम आता है। बुद्धि तर्क, निर्णय, आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है। इसमें क्या हो गया? 3 चीज़ों का योग हो गया, तर्क, निर्णय और आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है। बुद्धि को हम विशिष्ट योग्यताओं के रूप में देखें। कुछ लोगों ने इसको विशिष्ट योग्यताओं का योग कहा। विशिष्ट योग्यताओं के योग कहने में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो थॉर्नडाइक का आता है। थॉर्नडाइक ने कहा, उत्तम क्रिया करने, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। स्टोडर्ड ने कहा, बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्तता, सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता से संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता है। फिर से देख लें, विशिष्ट योग्यताएं उन्होंने बताया। विशिष्ट योग्यताओं का योग, तो कौन कौन सी विशिष्ट योग्यताएं हैं? कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्यता, सामाजिक मूल्य, मौलिकता से संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता बुद्धि है। तो बुद्धि की हमने 3 प्रकार से परिभाषाएं देखी, लेकिन बुद्धि पे बहुत सी परिभाषाएं आपको एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए कुछ और इसके आधार पर कुछ और परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं जो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आती है। व्यक्ति सामान्य रूप से योग्य नहीं होते। यदि मानसिक योग्यता उसके पास में है तो वो मानसिक योग्यता उसको सब में एक अलग थलग व्यक्ति के रूप में पहचान बनाता है। कोई प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कोई सामान्य बालक होते हैं, कोई मंदबुद्धि बालक होते हैं। ये सब पहचान किसके आधार पर होती है? ये बुद्धि के आधार पर ही होती है। बुद्धि की वुडवर्ड्स की परिभाषा देखें
वुडवर्थ ने कहा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कई बार पूछा गया है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन की परिभाषा अपन पहले पढ़ चुके हैं। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। विने ने क्या कहा? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन 4 शब्दों को निहित करा गया है विने ने। बंकिंघम की परिभाषा एग्जाम में पूछी गई है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा दी है बंकिंघम ने। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। यदि हम देखें ऊपर वाली परिभाषाएं और सब में, तो इसमें योग्यता क्या क्या है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि में सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता है कि बुद्धि में सीखने की योग्यता है। बुद्धि में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि में समस्या को समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि में वातावरण से समायोजन करने की योग्यता है। ये सारी की सारी जो चारों बातें हैं, ये बुद्धि के आधार पर ही क्षमता पैदा होती है व्यक्ति में, और जैसी क्षमता उस व्यक्ति में पैदा होती है वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है, लेकिन बुद्धि को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति की अमूर्त चिंता को पैदा करती है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ में समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। फिर से देख लेते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं से सरल बनाती है। कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्तियों को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि व्यक्ति के भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता भी प्रदान करती है। बुद्धि लिंग भेद या जाति भेद पर विशेष बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि बुद्धि किस में ज़्यादा होगी, फीमेल्स में, मेल में, दोनों में या किसी में नहीं? तो किसी भी लिंग भेद का या जाति भेद का, दोनों का ही प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। बुद्धि एक इकाई न होकर के अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, बुद्धि को वातावरण प्रभावित करता है। इसका मतलब वातावरण और वंशानुक्रम की अंतः क्रियाएं भी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं। हमने यहाँ 12 इम्पोर्टेंट सिद्धांत लिए हैं। एक कारक, बहुकारक, त्रिआयामी, द्विकारक, त्रिकारक, समूह कारक, प्रतिदर्श सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व सिद्धांत, AB सिद्धांत, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत। ये 12 सिद्धांत मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगी फटाफट। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। बहुकारक किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। त्रिआयामी किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। द्विकारक किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। समूह कारक किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। प्रतिदर्श सिद्धांत
थॉमसन ने दिया था। विकासात्मक सिद्धांत पियाजे ने दिया था। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट ने दिया था। कैख्या या एबी का सिद्धांत हैब ने दिया था। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने दिया था और त्रिचापीय और त्रिघटकीय सिद्धांत स्टर्बर्न ने दिया था। यदि आपको ऐसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे याद करते हैं ए बी डी, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं टी जी, यहाँ पे डी एस टी एस। इस तरीके से आप यदि याद करना चाहते हैं तो वो ऐसे भी याद कर सकते हैं एस डी पी टी वी पी के बी के एच बी बी टी एस। ठीक है, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। फिर सुन लेते हैं ए बी टी टी जी टी एस टी एस एस टी पी टी पी डी बी पी के बी के एच बी बी 3S। इनको दो और प्रकार से भी बांटा गया। ये तो नाम के आधार पर है, इसको दो और प्रकार से भी बांटा गया है जो भी हमको यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण भी दो प्रकार के हैं, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। और सामूहिक परीक्षण भी दो प्रकार के हैं, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण किस किसने दिया? बिने साइमन ने दिया, स्टैनफोर्ड ने दिया, वेस्लर वैल्यू ने दिया और वर्ट ने दिया। अभी पीछे ही अपन ने देखा ना बिने साइमन का, ये देखिए बिने साइमन का देखा था अपन ने, अल्फ्रेड बिने का देखा था, हैब का देखा था, स्टर्नबर्ग का देखा था, है ना। तो ये इसके हो गए। और अशाब्दिक परीक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे चित्रांकन परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, अंक प्रतीत परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, भाटिया परीक्षण माला परीक्षण, मेरिल पावर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। ये जो है ये हमारे अशाब्दिक है, इसमें शब्दों के स्थान पर अन्य कार्य करवाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आज जो हम एक सिद्धांत करने जा रहे हैं वो है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टरी सिद्धांत। ये 1905 में दिया गया, ये अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया ना। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफैक्टरी सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। कब दिया? 1905 में दिया। टर्मन तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया। मतलब तीन लोगों का नाम यदि आता है कि बिने का समर्थन किसने किया, तो टर्मन और स्टर्न ने किया। उन्होंने बुद्धि को एक खंड माना। उन्होंने कहा बुद्धि एक खंड है और उस और अविभाज्य इकाई माना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएं हैं वो एक इकाई के रूप में कार्य करती है। एक इकाई के रूप में, मान लीजिए बहुत सारी मानसिक योग्यताएं हैं, लेकिन वो किस रूप में कार्य करेंगी? वो एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वो बहुत सारे क्षेत्रों में निपुण हो सकता है। ये किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने कहा। कब कहा? 1905 में कहा। और स्टर्न और टर्मन ने इसका समर्थन किया। बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत जो कि अल्फ्रेड बिने ने दिया था उसको एक खंडात्मक जिसकी मात्रा अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग हो सकती है, जिसकी मात्रा अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो खंड के रूप में कार्य करती है। वो जब एक चीज़ में अच्छा होता है तो उसमें दूसरी योग्यता में भी अच्छे होने के गुण होंगे। अल्फ्रेड बिने कौन थे? एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। ये सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे। कितनी चीज़ें आपको पता लग गई। अल्फ्रेड बिने सबसे पहले फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को
वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया। इसलिए इसे बुद्धि मापन क्षेत्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड बीने को। उन्होंने कब दिया था बुद्धि परीक्षण? 1905 में दिया था। बुद्धि ने क्या कहा था अल्फ्रेड बीने ने? यह एक कारक नहीं है जिसको हम एक विशेष परीक्षण द्वारा माप सके, अपितु यह विभिन्न योग्यताओं का एक जटिल प्रक्रिया है जो समग्र रूप से क्रियान्वित होती है। ये जटिल प्रक्रिया है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, ये लेकिन साथ में कार्य करती है। ठीक है। बीने के साइमन के सहयोग से 1905 में प्रथम बुद्धि मापनी उन्होंने निर्माण की, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का नाम दिया गया। ये बुद्धि परीक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को मापने के लिए किया। कितने वर्ष की बुद्धि को नापने के लिए किया? 3 से 16 वर्ष के बालकों की बुद्धि नापने के लिए इस परीक्षण का काम में लिया गया। कौन सा परीक्षण काम में लिया गया? जो अल्फ्रेड बीने ने बनाया था। अल्फ्रेड बीने कौन थे? प्रथम फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से समझने का कार्य किया। इस परीक्षण में सरलता से कठिनता के क्रम में 30 पदों का प्रयोग किया गया। इस परीक्षण से बुद्धि के स्तरों का पता लगाया जा सकता है और विभिन्न परीक्षणों द्वारा यह मत बाद में असत्य सिद्ध हो गया। किसने सबसे पहले बुद्धि के परीक्षण का निर्माण किया? अभी हमने पढ़ा अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया। कब विकसित किया? 1905 में। इन्हें हम बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी मानते हैं। अब देखिए, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब आया? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में आया, जो C.H. राइस ने किया था। जब भारत की बात करें तो आप अल्फ्रेड बीने नहीं लिखिएगा। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण H.C. राइस ने किया, 1922 में किया। उन्होंने बीने की मापनी का भारतीय अनुकूलन किया। इसका नाम भी देख लें, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, HBPPS, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। डॉक्टर लज्जा शंकर झा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया था 1933 में। इन्होंने 10 से 18 वर्ष के बालक के लिए बनाया था। HBPPS कितने साल के बालक के लिए बनाया था? 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए बनाया था, है ना। लेकिन जो 1933 में लज्जा शंकर ने बनाया सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये 10 से 18 वर्ष के बालकों के लिए किया। डॉक्टर सोहन लाल ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण 11 वर्ष के बालकों के लिए किया था। निर्माण उन्होंने 1943 में किया और जलोटा ने 1951 में एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। जलोटा का परीक्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी जलोटा बुद्धि परीक्षण के नाम से प्रचलित है। ओके, कितने परीक्षण आपने देख लिए? 1905, 1922, 1933, 1943 और 1951। 1905 में किसने बनाया था? बीने ने। 1922 में किसने बनाया था? जल्दी से याद करो, H.C. राइस ने। उन्होंने कौन सा बनाया था? हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये व्यक्तिगत मापनी थी। डॉक्टर लज्जा शंकर ने 1933 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया और 1943 में डॉक्टर सोहन लाल ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया और 1951 में डॉक्टर जलोटा ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? अभी अपन ने देखा 1922 में, है ना। फिर देख लो, 1922 में राइस ने बीने का मापनी को भारतीय अनुकूलन किया था। तो भारत में कब हुआ? 1922 में। बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया?
बीने ने सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किया। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत दिया। उसने कहा बुद्धि लब्धि अनेक तत्वों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें सामान्य तत्व के अलावा बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता और स्मरण शक्ति। आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता और स्मरण शक्ति, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ये क्या कहा? बहुकारक सिद्धांत बोला। उन्होंने कहा सामान्य तत्व के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। द्वितीयक सिद्धांत। द्वितीयक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्फीयरमैन। स्फीयरमैन ने क्या कहा कि ये एक ब्रिटेन प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने 1904 में बुद्धि को समझा और फिर उनके बाद में दो प्रकार के फैक्टर्स बताए, एक जनरल फैक्टर जी फैक्टर और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर और एस फैक्टर। उन्होंने कहा ये जी और एस मिलकर के दो फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको द्वितीयक सिद्धांत प्रतिपादक कहा। द्वितीयक सिद्धांत कहा। द्वितीयक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्फीयरमैन थे। उन्होंने कब बनाया? 1927 में बनाया। ठीक है, आगे चले। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोविज्ञान ने स्थापित की थी? वुंट ने। वुंट ने 1879 के अंदर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी। कहाँ बनाई थी? जर्मनी में बनाई थी। जर्मनी के प्रमुख जर्मन चिकित्सक वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान के संस्थापक नेताओं में से एक थे। उन्होंने पहली प्रयोगशाला बनाई थी। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? स्टर्नबर्ग ने कहा। स्टर्नबर्ग ने क्या कहा? व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन स्टर्नबर्ग ने कहा। स्टर्नबर्ग ने एक त्रितंत्र सिद्धांत दिया, जिसमें कि व्यक्ति तर्क करता है, प्रभावी ढंग से सूचनाओं को संशोधित करता है और उस समय उसके मन में क्या होता है, इस तथ्य का परीक्षण कई व्यक्तियों से किया जाता है। निष्कर्ष निकालने के बाद में मानव बुद्धि में कई तत्व शामिल होते हैं, जिसमें कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया आदि। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? त्रितत्व सिद्धांत दिया। किसने? स्टर्नबर्ग ने। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अभ्यास करोगे, आपको प्रेरणा मिलेगी, आप वाद विवाद भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? लक्ष्य है। ये किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की क्रियाएं की जाती है, जिससे त्रुटि होने की संभावना रहती है। बालक द्वारा की गई त्रुटियों का पुनः सुधार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पे, परिवार पर, समुदाय पर और इनमें से सभी पर। मुख्य रूप से तो सभी पर ही होना चाहिए, लेकिन बालक है तो बालक का हम पहले परिवार पर ही मानते हैं, क्योंकि वो विद्यालय भी आ ही नहीं रहा है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य परिवार पर निर्भर करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और सभी व्यक्तिक, नैतिक, अनैतिक एवं सही गलत को पहचान करता है। सर्वप्रथम परिवार का यह उत्तरदायित्व है कि वह बालक के स्वास्थ्य का ध्यान रखे और उसके मानसिक विकास को नियंत्रित कर सही दिशा प्रदान करे। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सन 1905 में बीने ने प्रथम बुद्धि मापनी का निर्माण किया था। ये बुद्धि परीक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु
के बच्चों की बुद्धि को नापने का कार्य करते हैं। इसमें 30 पद होते हैं। 30 पद होते हैं और इस परीक्षण से बुद्धि के स्तरों का पता लगाया जा सकता है। वो उसको 3 भागों में बांटा, जड़, हीन और मूढ़। इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा, जड़, हीन और मूढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। अभी हमने पढ़ा था, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। एप्रसेप्शंस परीक्षण का निर्माण, ये हमारा क्या है? ये हमारा व्यक्तिगत परीक्षण है ना? ये हमारा व्यक्तित्व परीक्षण है। ये किसने दिया था? ये हमें बैलक ने दिया था। बैलक, है ना, CAT, ये बैलक ने दिया था। कब दिया था? 1949 में दिया था। लियोपोल्ड बैलक और सोमाना सॉरल बैलक के द्वारा किया गया बाल अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, चिल्ड्रन एप्रेप्शन टेस्ट। चलिए नेक्स्ट। जब कोई बालक पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित करता है तो शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? क्या उसके गृह कार्य में कटौती करें, प्राचार्य से शिकायत करें, नवीन शिक्षण कार्य करें, वास्तविक कारण की खोज करें, एक्शन रिसर्च लगाए, वास्तविक कारण की खोज करें, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से उसको पता लग जाएगा कि अरुचि क्यों हो रही है और फिर उस अरुचि का डायग्नोस करके उसका इलाज कर दें। एक शिक्षक के पास समस्त शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों को ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक होता है। निर्देशन प्राप्त करने हेतु, परामर्शन प्राप्त हेतु, निरीक्षण हेतु, इनमें से कोई नहीं। देखिए, परामर्शन और निरीक्षण बातों को छोड़ना पड़ेगा। अभी हम क्या देते हैं? हम गाइडेंस देते हैं। एक अध्यापक कौन है? गाइड है, फैसिलिटेटर है, वो गाइडेंस देगा। किशोर अवस्था में नेतृत्व का संबंध निम्न में से किसके साथ है? मानसिक चेतना के साथ, शारीरिक आकार व शक्ति के, विद्यालय में सफलता के, सदस्य समूह में लोकप्रियता के। बताओ, लीडरशिप है ना। किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध किसके, निम्न में से किसके साथ है? मानसिक चेतना का संबंध लीडरशिप से नहीं हो सकता क्योंकि ग्रुप होना चाहिए। शारीरिक आकार एवं शक्ति का संबंध भी लीडरशिप से नहीं हो सकता कि कोई बहुत जोड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति है तो वो उसका लीडरशिप का गुण होगा, नहीं। विद्यालय में सफलता के साथ में उसका लीडरशिप का कैरेक्टर होगा। अगला चले। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसने कहा? ये SS चौहान ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये SS चौहान ने कहा। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से हैं? उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले। इन सब में उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य है ना। उद्देश्य या लक्ष्य, इसलिए उद्देश्य लक्ष्य, लेकिन उसके बाद में हमारे पास में क्या होना चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। इसमें क्रिया पीछे चला गया, फिर मूल्यांकन और अनुगमन होना चाहिए, तो फिर ये इसका आंसर सही हो जाएगा। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। फॉलो अप, अनुगमन, अनुवर्तन मतलब फॉलो अप। कहाँ कमज़ोर है? ये RPSC स्कूल व्याख्याता संगीत 2016 में आया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषता क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषता क्या है? क्या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए? नहीं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात। सहायता हमेशा करनी चाहिए। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। नहीं, गलत बात। सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की ने कहा कि सहयोगात्मक समस्या समाधान है। ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित और सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजारों, किताबों, मानवीय निर्माताओं,
समुदाय में वितरित होता है। यह सिद्धांत कहता है कि दूसरे के साथ अंतःक्रिया करो, सहयोगात्मक क्रियाएं करो और गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होते जाओ। डाल्टन शिक्षण विधि को किसने दिया? डाल्टन शिक्षण विधि को मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने क्या कहा? अपने अपने कार्यों को बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने के लिए बच्चे स्वतंत्र होते हैं। इस शिक्षण विधि में सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन शिक्षा विधि दी। डाल्टन नाम से डाल्टन मत लिख देना। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन शिक्षा विधि दी। उन्होंने बताया कि छात्र अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस शिक्षण विधि में समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है? अभी अपन ने पीछे ही पढ़ा था, सहयोग को। प्रतियोगिता को देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, प्रतिद्वंद्विता से नहीं सीख पाएगा, तटस्थ से भी वो नहीं सीख पाएगा। यदि सहयोग की भावना होगी, एक अच्छा अध्यापक सदैव विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है ताकि विद्यार्थियों में समायोजन की क्षमता का विकास हो और खेल शिक्षण विधि का वो प्रयोग करके सीख सकें। अभी हमने आज एक तत्व सिद्धांत किया, कल हम बहुतत्व सिद्धांत और बाकी प्रश्नों को करेंगे। इसी प्रकार से आप जुड़े रहें, सीखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। कीप इट अप।